Hello everyone. Today we discuss about complex analysis. जो हमारे एमएससी में सिलेबस है उसको हम यहाँ पर पूरा कवर करेंगे। और सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, डेफिनेशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी वही जो बचपन से चलती आ रही डेफिनेशन है, मतलब बचपन का मतलब है 11th-12th, और उसके बाद में हमने बीएससी में जो भी देखा उसके अनुसार हम सबसे पहले लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से कहती है आपकी कि द नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में जिस नंबरों को हम लिखते हैं और जहाँ पर x और y क्या होते हैं, कोई रियल नंबर होते हैं, और i क्या होता है, आयोटा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है, वही आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर z कहलाता है। इतनी सी डेफिनेशन हमने बीएससी और उससे पहले की छोटी क्लासों में देखी, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। इट also represented as the set of complex number. A set C is said to be the set of all complex number if set C defined as follows. उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, और अगर आपका C कुछ इस तरह से हो, क्या है ये देखिए, एक ऐसा सेट C है जिसमें x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स x एंड y क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, और आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, मतलब जो हमने ऊपर लिखा है वही है, ठीक है। तो इस सेट के अंदर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, इस वजह से इसको सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है, किन किन तरीकों से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर बात। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के मेनली 3 तरीके होते हैं। पहला कार्टेशियन प्लेन के अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन, दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो देखते हैं कि क्या सबसे पहले हम देखेंगे कार्टेशियन प्लेन के अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले देखने वाले हैं हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो अब हम वो चीज़ देखने वाले हैं जो हम चीज़ काफ़ी पहले भी देख चुके हैं, कार्टेशियन प्लेन, ओके। इसको क्या बोला जाता है, नॉन एज एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये चीज़ हम कहाँ देख चुके हैं, फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने समथिंग देखा होगा, या कहीं पर भी कोई और जो भी स्ट्रीम है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने कहीं ना कहीं पर इसको देखा ही होगा। ये क्या है, सिंपली एक्स वाई प्लेन है और उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो एक्स वाई प्लेन में इसको इस तरह से बनाया जाता है कि आपकी ये जो लाइन होती है ये होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसी के साथ में ये जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होती है ये होती है वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका जो कोई बिंदु होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, राइट, और यहाँ से कोई एक नया पॉइंट लेते हैं हम P, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन में x, y होते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसी में हम अगर पोलर कोऑर्डिनेट को भी इंट्रोड्यूस करना चाहें तो इस x वाली लाइन को हम इनिशियल लाइन के रूप में जानते हैं, इस वाली लाइन को इनिशियल लाइन के रूप में, और इसके बाद में ये जो रेखा होती है इस रेखा को हम रेडियस वेक्टर के नाम से जानते हैं। और अगर आपका P है तो हम यहाँ से इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो उसे हम थीटा बोलते हैं, और जिस दूरी पर चलते हैं उसे हम r बोलते हैं। मतलब इस P के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स हम पी आर कोमा थीटा भी लिख सकते हैं, सही है बात, ओके। अब जस्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं
कि हमें एक काफ़ी अच्छा सा रिलेशन नज़र आ रहा है। अगर हम कंपोनेंट लें कि इस पी ओ पी का जो कि डिस्टेंस आर है, देखिएगा यहाँ पर जो कि डिस्टेंस आर है, उसका अगर हम कंपोनेंट लें तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है x इक्वस टू क्या है, x इक्वस टू है आर कॉस थीटा। और अगर इसका हम y की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं तो वहाँ पर है y इक्वस टू आर साइन थीटा। ठीक है बात। और अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दें, ठीक है, 1 का स्क्वायर करके प्लस 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, आर स्क्वायर इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ आर। अगर आर हम निकालना चाहें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आर इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहीं से हम सेम टू सेम थीटा में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रही है रिलेशन बिटवीन एक्स टू आर एन थीटा, वाई टू आर एन थीटा। ठीक है, अब आर को हमने एक्स और वाई के रूप में लिख लिया और सेम टू सेम हम यहाँ से थीटा को भी एक्स और वाई के रूप में लिख सकते हैं। देखिएगा कैसे, थीटा है तो ये थीटा क्या है, यहाँ पर एक आर्गुमेंट की तरह काम करता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से tan थीटा निकालें तो tan थीटा इक्वल टू निकलेगा हमारा y ओवर x। ठीक है, सिंस हमें क्या चाहिए, हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल टू अगर मैं tan इनवर्स y ओवर x लिख दूं तो किसी को कोई आपत्ति है क्या, नहीं होनी चाहिए। तो यही आपका रिलेशन आ जाता है कि थीटा को भी हम एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और आर को भी हम एक्स एंड वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम आगे जाकर के कुछ नई चीज़ बोलने वाले हैं, वो अभी आप देखते जाइए, बस चीज़ें सिंपल सी चल रही है, बस ध्यान यहीं पे रखिएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसको कि आर और थीटा को हम क्या बोलते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। नाउ अब देखिएगा, सिंस हम जानते हैं कि x इक्वल्स टू क्या है, आर कोस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा होता है, राइट। ओके, नाउ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिएगा, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आईटा वाई, हाँ या ना, x और y की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, r कोस थीटा प्लस आईटा r साइन थीटा, हाँ या ना, बस x और y की वैल्यू ही तो पुट करी है। देन z इक्वल्स टू r को कॉमन लिया जा सकता है और इसको लिखा जा सकता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सही है बात, ओके। देन अब यहाँ से हम एक चीज़ जानते हैं बाय दमाइवर थ्योरम। ठीक है, दमाइवर थ्योरम से हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दमाइवर थ्योरम से e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ना, राइट। तो वहाँ से हम लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा क्या मिल गया हमें, कोई भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो x और y की फॉर्म में लिखा हुआ है उसे हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गई हमारी पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक बात, ओके। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं कि यहाँ पर r और थीटा का क्या मीनिंग है। ठीक है बात, ओके।
तो एक बार फिर से हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से रिलेशन होता है यहाँ पर आर और थीटा एक्स और वाई के बीच में। देखिए, हम सबसे पहली बात तो ये जानते हैं कि हम किसी भी टपल को, जैसे मान लीजिए एक्स कोमा वाई हमें लिखा हुआ है, टपल बोलते हैं या ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, तो इसको हम एज सिमिलर एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं ना। देख, सिंपल सा एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए आपका 2,3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस में उसका कोऑर्डिनेट 2 है और वाई एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट 3 है, और 2,3 पॉइंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा 3। क्यों? क्योंकि सिंपली अगर हम बना के देखें तो देखिएगा कुछ इस तरह से हमें मिलता है। मान लीजिए x का 2 यहाँ पे है तो ये इस जगह वाली लाइन, और y का 3 यहाँ पे है तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये पॉइंट कहलाएगा 2,3, राइट। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं तो हम इसे रियल एक्सिस बोलते हैं, राइट, रियल एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, राइट। तो इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 2 प्लस 3 आयोटा या आयोटा 3, राइट। तो इसी तरह से हमने ये जो वाली चीज़ है यहाँ पर एज इट इज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब हम वापस से वही रिलेशन देखने वाले हैं जो हमने पहले देखे थे कि किस तरह से हम एक्स और वाई में आर को और थीटा को देख सकते हैं, ठीक है बात। ओके, तो डिस्कस करते हैं वाली चीज़ें। सिंस आर और थीटा इक्वल्स टू समथिंग लाइक दैट, तो हम यहाँ से अब एक अच्छी चीज़ निकालने वाले हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसे देखते हैं। ठीक बात। तो देखिएगा क्या होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम सीधी सी बात है यहाँ पर कुछ अजम्पशन करने वाले हैं कि हम जानते हैं कि लेट जेड इक्वल्स टू क्या होता है। सबसे पहली बात हमने अभी अभी लिखा आर इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, राइट। ओके, मतलब अब इसका हम मॉडुलस निकालने वाले हैं, तो दोनों तरफ मोड ले लें, मतलब मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, हाँ या ना। देन ये तो मॉड ऑफ जेड रहेगा इधर, लेकिन इधर मॉड दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है बात। नाउ मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर, और इसका मोड क्या होता है, इसको एक मिनट खोलते हैं हम। ये होता क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये एक वेक्टर की तरह काम करता है, राइट। अब यहाँ पर जो है समझने वाली चीज़ें देखिएगा ध्यान से। मोड आर तो ऐसा का ऐसा, और मोड आर को हम आर ही लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आर इज़ अ लेंथ, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्लियर। और इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये आपका इस तरह से ही तो है कि अगर आपका कोई वेक्टर है, मान लीजिए क्यू, और क्यू वेक्टर है एक्स आई के प्लस वाई जे केफ, तो क्यू का मोड कैसे निकालते हैं हम, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो सेम इसी तरह से हमने ये वाला निकाला है, ठीक है। अब हमें सबको पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमारा जो मॉड जेड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड जेड इक्वल टू सिंपली आर, राइट। आर के इक्वल हमारा मॉड जेड है, तो जो आर रहेगा वही उसका मॉडुलस रहेगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है।
ना अगर हम मोड जेड को देखें यहाँ पर तो सीधा सीधा हमें क्या नज़र आ रहा है, एक रियल नंबर, राइट। क्यों? क्योंकि मॉड जेड इक्वल्स टू आर है और आर लेंथ है, तो लेंथ हमेशा रियल ही होती है, ठीक है, रियल नंबर। तो मॉडुलस ऑफ जेड इज ऑलवेज अ रियल नंबर, ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट हम करते हैं आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और फिर अभी इनके जस्ट हम एग्जांपल करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है बात। तो ये डेफिनेशन ऑफ जो आर्गुमेंट होता है उसकी देखते हैं हम कि आर्गुमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एंगल ऑफ रेडियस वेक्टर विद इनिशियल लाइन। सीधी सी बात है, इसको यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ये आपकी अगर इनिशियल लाइन है या एक्स एक्सिस है और ये इमेजिनरी लाइन है या वाई एक्सिस है, तो इनिशियल लाइन हम इसको बोलते हैं। तो एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर मान लीजिए कोई बिंदु आपका P यहाँ पर है, तो इस और इसके बीच वाला एंगल जो हम एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि ये जो P होगा ये किसी तरह से x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसी थीटा को हम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, या इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा, और थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स कैसे आता है वो हमने अभी अभी देखा, ठीक है। नाउ अब इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो जिससे हमारी ये जो डेफिनेशन है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी और हमें कंसेप्ट इसका समझ में आ जाएगा। तो आइएगा एग्जांपल्स देखते हैं हम। देखिएगा एग्जाम्पल क्या कहता है, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ दिस जेड, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया है, जेड इक्वल्स टू 3 + 9 आयोटा, ठीक है। इसकी हम जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उसका रियल पार्ट के इक्वल हो, मतलब ये इसके इक्वल हो, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, राइट, ये पता है हमें। तो यहाँ से हम x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा और y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 9, सिंपल, नो प्रॉब्लम। नाउ मॉडुलस निकालते हैं सबसे पहले। तो मॉडुलस क्या होता है, वी नो दैट मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू r, और r क्या होता है, r होता है, हमने निकाला था √x² प्लस y², सिंपल। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मॉड जेड निकालने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर x का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81 रख देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 81 एंड 9 90, सिंपल, ठीक है। तो √90 ये हमारा मॉडुलस आया, ठीक बात, ओके। और अगर हमें आर्गुमेंट निकालना है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हमने देखा था, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज थीटा होता है और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स होता है। तो y भी है हमारे पास और x भी है, तो tan इनवर्स y क्या है, 9 है, और x क्या है, 3 है। तो 3 से 3 टाइम कैंसिल 9 से, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3, सिंपली। तो ये हमारा यहाँ पर मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों आ गए हैं, तो इसका आंसर ये होगा, राइट। अब हमारे आर्गुमेंट से जुड़ी हुई कुछ और जो ट्रिकी बातें हैं जो हमसे पूछ सकते हैं या एग्जामिनर हमें वहाँ पर उलझा सकता है, तो वो कुछ इस तरह से हैं। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में हम उसे देखते हैं। देखिएगा, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस, ठीक है।
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जेड हमारा -1 प्लस आयोटा, राइट। इसकी x प्लस आयोटा से कंपेरिजन क्या हो जाएगा, x निकल के आएगा -1 और y हमारे पास निकल के आएगा 1। क्लियर है। देन मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है √(x² + y²). क्लियर बात। नाउ √(-1² + 1² विच इज √2। ठीक है, मतलब मॉडुलस में हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली और मॉडुलस हमेशा हमारे पास में क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। यहाँ तक कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। ठीक है बात। नाउ अब देखिएगा, छोटी सी चीज़ है आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें x और y चाहिए सिंपली। तो निकालते हैं tan इनवर्स y/x। इट इज़ क्लियर। तो यहाँ से जब हमने x और y की वैल्यू पुट करी तो क्या निकाल के आएगा अपना, tan इनवर्स y तो है 1 और x है -1, राइट। तो जब tan इनवर्स के अंदर माइनस होता है तो tan इनवर्स -x इक्वल्स टू -tan इनवर्स x, राइट। मतलब वो जो होता है माइनस बाहर निकल के आ जाता है उसके अंदर से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, -tan इनवर्स 1 ही बच जाएगा, 1 और 1, और फाइनली -tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 होता है। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया आपका, π/4। तो थीटा निकल के आ गया -π/4। लेकिन ये माइनस का क्या जो है, क्या चक्कर है इसका कि माइनस क्यों आया, ये किस तरह से आया। तो हमारे पास तो क्या होता है कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को मेजर करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास में पॉजिटिव चीज़ आती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है नेगेटिव। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिएगा, इसे मैंने ट्रिकी क्यों बोला है, क्योंकि अब देखिएगा यहाँ पर एक और इसका आंसर हो सकता है। एक ही चीज़ के दो आंसर सेम ही हैं, लेकिन आपको एग्जामिनर यहाँ पे उलझा सकता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उलझाया जाता है एस्पिरेंट्स को। ठीक है, तो देखिएगा, हम यहाँ पर हमारा जो जेड है उसे मैप करने की कोशिश करते हैं। क्या है जेड, जेड है हमारा -1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसे हम प्लेन में मैप करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस या वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स पर हमें जाना है -1, तो ये हो गया -1, और वाई पे हमें जाना है 1, तो ये हो गया 1। मतलब वाई वाली ये लाइन और एक्स वाली ये लाइन, इसको जब ये कट करेगा तो ये जो पॉइंट हमारा आएगा ये वाला, ये क्या आएगा, ये जेड आएगा, जो है आपका -1,1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो ये है कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मतलब ओरिजिन से इस बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो तो √2 है, आ गई, हमने निकाल लिया। और एंगल हमें ये चाहिए था, राइट, ये होता है हमारा थीटा, ना कि ये। ठीक है ना, तो हमारा जो आया है थीटा वो क्लॉकवाइज वाला आ गया है और π/4 आ गया है, मतलब ये आया है, क्या आ गया, -π/4। और माइनस किसको दर्शाता है, इसकी सेंस को दर्शाता है, डायरेक्शन को दर्शाता है कि आपने किस सेंस में इसको मेजर किया है। तो हमने क्लॉकवाइज में किया है, इस वजह से ये माइनस आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, जब भी हमारे पास में इस तरह की कंडीशंस आती हैं तो यहाँ हम ऑलरेडी फॉर्मूले को चेंज कर लेते हैं। देखिए, जब जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो वहाँ पर हमारा जो इसमें जो थीटा का फॉर्मूला होता है वो होगा tan इनवर्स y/x। सिंपल। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा
पाई माइनस क्यों? क्योंकि ये 0 है, ये π/2 है, ठीक है। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर होता है ये पाई होता है और ये 3 पाई होता है, 3π/2 होता है, सॉरी 3π/2 होता है, और ये क्या हो जाता है 2 पाई हो जाता है। तो देखिएगा हम किस तरह से इसका यूज करेंगे। इसको हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि ये जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें हम पाई माइनस करेंगे, क्योंकि पाई से पहले ही होगा, यहाँ पे जो भी होगा पाई से पहले, तो पाई माइनस 10 y/x करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा y और x जब हम लेंगे तो उनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे, मतलब हमेशा प्लस में ही लेने हैं। x और y कुछ भी आए हमें हमेशा प्लस में लेने हैं, अभी आपको वो कारण पता लगेगा। इसके बाद में जैसे हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थीटा इक्वल्स टू हम पाई प्लस टेन इनवर्स y/x, एंड देन यहाँ पर जो आपका थीटा होगा उसका हो जाएगा 2 पाई माइनस, ठीक है, क्योंकि 2 पाई से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, 2 पाई माइनस हो जाएगा टेन इनवर्स y/x। और हमें इस कंडीशन में y और x की जो वैल्यूज़ हैं वो मैग्नीट्यूड में लेनी है। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में z है, ये वाले z की बात कर रहे हैं, और z की वैल्यू यहाँ पर -1 प्लस आयोटा है, जब x की वैल्यू क्या है हमारी -1 और y की वैल्यू है 1। तो हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही लेनी है। अब देखिए सीधे सीधा हमें ये पता कैसे लगेगा, हमें आराम से पता लग जाएगा कि x माइनस का है और y प्लस का है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x माइनस होता है और y प्लस होता है? सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो ये वाला हम वहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कि थीटा इक्वल्स टू -tan इनवर्स y क्या है, y तो 1 ही है सर, ठीक है। और इस x की भी मैग्नीट्यूड वैल्यू ही लेनी है, मतलब 1 ही लेना है, क्यों? क्योंकि हमने वो यहाँ पर कंसिडर कर लिया है ऑलरेडी। तो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस टेन इनवर्स 1 ही बचेगा ये, और पाई माइनस π/4, मतलब थीटा इक्वल्स टू 3 π/4, ये वाला आंसर। तो इसके दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ पे आपको कौन सा करना है। अगर सब्जेक्टिव है तो आप कोई सा भी कर सकते हैं, आपका ये वाला भी सही होगा अगर सब्जेक्टिव है तो, और ये भी सही है, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से हमने देख लिया। ये माइनस के π/4 भी सही है कि जब आप इससे यहाँ तक मेजर करेंगे तो ये माइनस का π/4 आएगा, और इधर से जब क्लॉकवाइज करेंगे तो इसका आएगा 3 π/4, जो कि हमारा निकल करके आ चुका है। तो ये वाला जो कंसेप्ट था वो समझाना था आपको। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो सेकंड टॉपिक था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बात वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके नाउ ओके, तो देखिएगा सिंपल सा कंसेप्ट है वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस का, कि आपका जो मान लीजिए कोई Z1 यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और Z2 को कुछ इस तरह से, Z2 यहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और उसको हम Z1 प्लस Z2 के मोड से रिप्रेजेंट करेंगे सर। क्लियर है बात? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Z1 प्लस Z2 के मोड से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट, ये मतलब इससे हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा O Z1 प्लस Z2 एंड Z2 वाला जो हमारा एक क्या बनेगा, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल बनेगा, सॉरी। तो वो जो है उसमें जो विकर्ण होगा आपका, जिसे हम डायगोनल बोलते हैं, तो जो
प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो होगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, मतलब ये वाली चीज़ हो जाएगी। इसको अगर हम लिखें बाहर तो ये जो लेंथ है वो ये आएगी Z1 प्लस Z2 का मोड, ठीक बात। और उसके बाद में ये जो नेक्स्ट वाली चीज़ है, ये जो छोटा वाला विकर्ण होगा वो होता है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक बात। नाउ अब ये किस तरह से निकाले जाते हैं, इनके लिए हमारे पास में एक पूरा का पूरा मेथड है, उसे हम डिस्कस करेंगे आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें। यहाँ फ़िलहाल हम दो चीज़ें लिख सकते हैं इससे। ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी जो आपने देखी होगी, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी वो यहीं से आती है कि Z1 प्लस Z2 जो होता है वो लेस देन या इक्वल होता है किससे, Z1 प्लस Z2 से, ठीक है। आप इन दोनों का मोड करके ऐड कर लीजिए। इन दोनों के मोड करके ऐड करने से ये वाली चीज़ या तो इनके इक्वल आ सकती है या इससे छोटी ही आएगी, ठीक है। और जब ये इससे छोटा है तो ऑब्वियसली ये वाली जो चीज़ है वो Z1 माइनस Z2 भी लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस मतलब मोड Z2, ठीक है। अब हम देख कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में अगर सिंपली हमारे पास में कोई फिगर हो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा। यहाँ पर अगर हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं सर्कल की, ठीक है। सर्कल को हम जानते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। नाउ हम जानते हैं कि एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर क्या होता है, आर स्क्वेयर होता है, राइट। अरे हाँ, क्योंकि आर स्क्वेयर ही तो दिस। अब अगर हम इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आर इक्व टू प्लस माइनस 1। बट आर क्या है, आर तो डिस्टेंस होती है, तो यहाँ से आर आपका 1 ही होगा, -1 नहीं हो सकता। तो आर इक्व टू 1। और आर क्या होता है, मोड जेड होता है ना, तो मोड जेड इक्व टू 1। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। किस सर्कल का, जिसका सेंटर ए मतलब ओरिजिन है, ए वाले हम अभी लिखेंगे, और जिसकी रेडियस 1 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ये समथिंग लाइक डेट z माइनस 0 इक्व टू 1 है, राइट। ये वही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उन सभी z या उन सभी बिंदुओं का समुच्चय, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनकी दूरी, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनकी दूरी इस 0 0 पॉइंट से 1 आती है, राइट। वही तो है, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनकी दूरी 0 से 1 आती है, यही बात है बस। तो देखते हैं, इसको बना करके देखते हैं। देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनकी दूरी 0 से, 0 तो ये रहा, जिनकी दूरी 0 से 1 है, तो इस बिंदु की दूरी भी 0 से 1 है, तो ये आएगा। उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनकी दूरी इस बिंदु से 1 है, सारे आएंगे। देखिए, ये सारे के सारे बिंदु आएंगे, मतलब एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो इस तरह से हम इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हो सके तो थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिएगा, वरना हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा आपको। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।